हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो इंग्लिश की सेकंड पोएम है उसको हम यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा एक पोएम रह जाएगा और उसके बाद हम लोग सेकंड बुक इंग्लिश की स्टार्ट करेंगे। तो बहुत जल्दी आप लोगों को जितने भी बच्चों के डाउट्स है, आप जैसे कि मैम इस सितंबर तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे नहीं कर देंगे, मैं बहुत जोरों शोर से काम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सितंबर एंड तक सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिल जाए। फिर हम लोग रिविजन सीरीज करेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्दी आप लोग को मिल भी जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू हमारा जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो स्टोरी आपने देखा कि एक मतलब पूरी सोसाइटी के अंदर एक जो इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, गरीब बच्चे उनके ऊपर बात की गई है कि किस तरह से उनका जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पूरी तरह से डार्कनेस है। आपको पता है गरीब लोग जो होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, उनके लिए एक तरह से वोट बैंक है। जब इलेक्शंस आते हैं तो उनको गरीबों की याद आए थे, उनके पास जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, उनके बच्चों को गोदी में ले लेते हैं। जैसे उनको वोट मिल जाता है, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, उनके बाद 5 साल तक सब गरीबों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी के द्वारा एक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश किया गया, किस तरह से जो भी अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं, इन लोगों की जो स्टेटस है, इन लोग जो है बेचारे जन्म भी इसी गरीबी में होते हैं, उनका जो डेथ भी होता है गरीबी में ही, वो मर जाते हैं। तो इस गरीबी का जो एक चक्र बन गया, गरीबी का जो सर्कल बन गया है, उस सर्कल को तोड़कर कैसे वो बाहर निकल सकते हैं, कि जो पोएट है उनकी स्टेटस को, उनके बारे में बताने की कोशिश की गई है। और इसमें जितने भी अमीर, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सोसाइटी के, वो सब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इनको उस जगह से बाहर निकालने के लिए। तो बहुत अच्छी पोएम है, बहुत रियलिटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि जब हम कोई स्टोरी करते हैं तो ऑथर का नाम, और कोई पोएम करेंगे तो पोएट का नाम। ये आप लोगों को कंपलसरी याद रखना ही रखना है, जितने भी सब्जेक्ट आप, जितने भी चैप्टर आपके इंग्लिश में आ रहे हैं। दूसरा हमने कहा जितने भी पोएम होते हैं, जो पोएट होता है अपने वर्ड्स को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं जो पोएटिक डिवाइसेस का यूज करता है। तो जिसमें हमने देखा था मेटाफर यूज किया था, पर्सनिफिकेशन यूज किया था। तो थोड़ा सा आपको उस पर भी काम करना होगा कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और इसमें तो बहुत ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। तो वो चीज के लिए मैंने अब जो फर्स्ट वीडियो में कराया था, फर्स्ट पोएम करा था, उसमें भी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से मेटाफर होते हैं, कैसे कैसे उनको देखते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक पूरा वीडियो ही बना दूंगी, जिसके अंदर पूरा हम जितने भी जो पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, कैसे हमें पता चलता है, कैसे हमें पहचानना होता है कि कौन सी पोएटिक डिवाइसेज़ है, उन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगी ताकि आपको इस तरह कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि हर पोएम के अंदर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा 2-3 क्वेश्चन्स कि कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया, इस लाइन के इस शब्द में कौन से यूज़ किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हू हैज़ रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कि ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है। क्या ये जो किपलिंग के द्वारा लिखा गया, कमला दास के द्वारा लिखा गया, स्टीफन स्प्लेंडर के द्वारा, ये वर्ड्स वर्थ के द्वारा। तो इसका आंसर है स्टीफन स्पेंडर। ये जो सी है इसका ऑप्शन है। और हर बच्चे को मुझे लगता है पता होगा कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो होता है वो पोएम का ही बारे में, पोइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंड कह रहा है कि व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, कि इस पोएम के अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किया गया है। आपको पता है जो एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, किसी वर्ड को, जैसे कि मान लो एफ एफ हो गया, या पी पी हो गया, कोई जो भी अल्फाबेट्स है उसको 2 या 3 बार से एक जैसे होते हैं। जैसे कि फार फार फ्रॉम, जैसे आपके लाइन ही स्टार्ट होता है फार, एफ एफ फ्रॉम एफ, ये क्या हो गया, एक तरह से एलिट्रेशन हो गया। सिमिली का मतलब होता है जब किसी को किसी चीज हम कंपेयर करते, कंपैरिजन करते। मेटाफर, इमेजिनरी, ठीक है। आयरनी, आयरनी तो मैंने बताया ना कि किसी चीज को दिखा रहा और चीजों को बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, क्लासरूम के अंदर मैप लगे हुए थे, पूरे वर्ड के पिक्चर्स लगे हुए थे कि वर्ड में बहुत ज्यादा खूबसूरती है, फ्लावरी बेड है, वैलीज है, ठीक है, बहुत वार्म सन है, ओपन फील्ड है। लेकिन इन गरीब बच्चों की बात करें तो भैया उनके लिए क्या है, ये सब कोई मायने नहीं करता। क्यों नहीं मायने करता? क्योंकि उन्होंने ये सब कभी देखा ही नहीं। उनके लिए छोटा सा एक तंग गलियां हैं, बहुत गंदे से घर है, छोटे छोटे से नैरो गलियां हैं, उनके लिए पूरी जिंदगी वही है। तो ये क्या है, उनकी आयरन, किसी चीज का उल्टा और दिखाना, बिल्कुल ऑपोजिट दिखाना। समझ में आए? जो दिखा रहे और सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो आयरनी भी इसमें यूज किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पोएट ने इस पोएम में ऑल ऑफ दिस, सारे ही पोएटिक डिवाइसेस को उन्होंने यूज किया। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं बट रिपीटेशन भी यूज किया गया। आगे हम पढ़ेंगे फार फार, एक ही वर्ड दो या दो से ज्यादा बार जब रिपीट होती है सेम वर्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। पर्सनिफिकेशन मैंने बताया था, जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम इंसान मान लेते हैं। समझ में आया? जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, आए महंत वसंत, जो वसंत ऋतु है उसको महंत, जो संतों में सबसे ग्रेट होता है, सबसे बड़ा होता है, उसको महंत बोलते हैं। तो वसंत ऋतु को उसने महंत मान लिया, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम क्या करते हैं, उसको किसी इंसान से कंपेरिजन करते हैं, इंसान मान लेते हैं और फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो इंसान है।
जैसे ज्योग्राफी के अंदर आपने देखा था, तो वो क्या होता है, पर्सनिफिकेशन, कि पर्सन मान लेना उस चीज को। तो इस सारे ही मेटाफर इस पोएम के अंदर यूज किया गया, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो वो भी हो सकता है। कह रहा है कि हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। ये जो पावरफुल लोग हैं, मैंने बताया था ना, जो पॉलिटिशियंस हैं या भी जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, वो लोग कैसे इस गरीब बच्चों को आगे लाने में हेल्प कर सकते हैं। फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, सरकार से फाइट करके उनको अधिकार दिला के, फाइटिंग विद द रिच पीपल से लड़कर, ब्रिजिंग गैप ऑफ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस। तो क्या है, और प्रोवाइड फूड और शेल्टर। देखो फूड और शेल्टर अगर वो कितने बच्चों को दे देंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये गैप है, अमीर और गरीब और इनइक्वालिटी, जो भी अन्याय का जो गैप है, इस गैप को फिल करके, इस गैप को दूर करके ये लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हालांकि सरकार करती भी है, देखो ये काम जो करती है कि अमीरों के ऊपर हाई टैक्स लगाती है, उन पैसों को लेकर गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारे जो फ्री में फैसिलिटीज देती है, ताकि उनके बीच का जो गैप है वो उसको कम कर सके, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें है वो उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो ये पावरफुल जो लोग हैं वो इस तरह से उनके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंसेस है, वो कम जरूर कर सकते हैं। कह रहा है हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। आपने देखा होगा इस लाइन में, पोएम के एक लाइन में है कि जो उसकी आंखें सपनों में है। व्हाट इज हिज ड्रीम, क्या उनका सपना क्या है इस बच्चों का, क्या सपने, मूवी देखने का सपना है, क्या वो अब्रॉड जाने का सपना है, क्या वो आइसक्रीम खाने का सपना है, ये ड्रीम्स ऑफ बेटर टाइम्स विद गेम्स एंड ओपन स्पेस, कि उनका क्या सपना है कि अच्छे टाइम का, जो कि उन्होंने कभी नहीं देखा। कितने अनफॉर्चुनेट बच्चे जिन्होंने कभी अच्छा टाइम नहीं देखा, खुले जगह भी नहीं देखे, ठीक है, जो भी मतलब जो कुछ उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो सब उन्होंने कभी भी लाइफ में नहीं देखा है। तो वो उनका सपना क्या है, वही सब चीज को पाने का, आजादी, ओपननेस, ठीक है, अच्छे टाइम, अच्छी चीजें, जो कि अमीर और दूसरे लोग डिजर्व करते हैं, वो भी इस चीज को पाना चाहते हैं, वो इनका सपना है। कह रहा व्हाट अट्रैक्ट द स्लम चिल्ड्रन। ये जो स्लम चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको क्या अट्रैक्ट करता है, क्या उनको एनिमल अट्रैक्ट करता है, क्या उनको मूवी अट्रैक्ट करती है, आइसक्रीम, या ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप सन। आपने देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स है, फ्लावरी ब्रेड है, सन है, शिप है। तो बच्चे जब इन चीजों को देखते, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो चीज हमारे पास नहीं होती, हम उस चीज के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पे ये दिखाया गया, जो स्लम के बच्चे हैं, इन सभी ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए, जो कि उन्होंने कभी नहीं देखा, सिर्फ इसके बारे में उन्होंने फोटो देखी, तो वो सब चीजें क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो भी इसको चाहते हैं, और वो डिजर्व भी करते हैं। ऐसा नहीं है गरीब है तो वो डिजर्व नहीं करते, उनको भी ये चीज मिलनी ही चाहिए, जो कि अमीरों को और रिच पावरफुल लोगों को मिलती है। कह रहा है व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर इन द पोएम, कि लोग कौन है, क्या ये हाई ऑफिसर्स है, क्या ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, क्या वो पॉलिटिकल पीपल है, या पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो ये कौन है, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल, और यही लोग सोसाइटी को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सक्षम है। देखिए आप सोसाइटी को कब बदल सकते हो, जब आप एक इतने पावरफुल हो, इन्फ्लुएंशियल हो, कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। जब आपके पास में खुद 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोगे, तो आप सोसाइटी समाज के लिए क्या करोगे। तो वही है कि ये जो मैंने बताया था ना, कि इसमें कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जो है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये भी गरीब बच्चों के लिए कुछ करे। तो ये गरीब, ये जो लोग हैं वो कौन है, ये पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी के लोग हैं, कि जो ये लोग काम कर सकते हैं गरीबों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए, उसको वहां से अपलिफ्ट करने के लिए, उनको अच्छा एजुकेशन देकर, उनको अच्छे एनवायरमेंट देके। तो यहाँ पे जो वो पावरफुल लोग और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर। कह रहे व्हाट डू द वर्ल्ड देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग। आपने देखा एक वर्ड भी है, कि जो वर्ड है कि देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, कि उनका जो भविष्य है वो किससे फॉग से पेंटेड है। तो ये क्या कन्वे कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नो लव एंड केयर, कि उनके पास कोई प्यार नहीं है, कोई देखभाल करने के लिए। नो वार्मथ, नो हार्डवर्क, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पे जो स्लम में गरीब बच्चे हैं, गरीबी में ही पैदा होते हैं, गरीबी में ही जिंदगी जीते हैं, और उनके पास कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि जहां से वो आगे निकल सके। आप लोगों ने एक ABCD मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा था, शायद आप लोगों ने देखी होगी, तो जिसमें जो क्या नाम है, जो डांसर होता है, मुझे का नाम भी इतना, प्रभुदेवा, वो बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है कि तुम सब गंदे नाले के कीड़े हो और सब यहीं पे मरोगे, और इसमें से एक अगर आगे निकलने के बढ़ने की कोशिश भी करता है, तो तुम सब मिलकर उसको इतना खींचते हो कि जब तक वो तुम्हारी तरह गंदे नाले कीड़ा ना बन जाए, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए सारे जो लोग हैं इतने गरीब है, कोई उम्मीद नहीं है, और कोई अगर मान लीजिए, देखो गरीब के पास क्या ऑप्शन होता है कि कम से कम उसे अच्छा एजुकेशन मिल जाए, ताकि वो इस गरीबी से निकलकर बाहर चला जाए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा, जो क्लासरूम की हालत देख के आप समझ सकते हो, जिस पोएम के अंदर, कि उस क्लासरूम में पढ़कर बच्चा क्या अपना भविष्य सुधार सकता है, क्या वो एजुकेशन ले सकता है, और किससे क्या वो अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। अपने क्लासरूम की हालत देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पढ़कर बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है। तो यहाँ पे वही है कि नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि इन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई उम्मीद भी नहीं इम्प्रूवमेंट की,
कि जिसके थ्रू बच्चा आज गरीब है, कोई बात नहीं, ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो कल को यहाँ से आगे निकल सकता है, अच्छी एजुकेशन लेकर अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकता है। वो जो एक इंप्रूवमेंट है वो भी होप खत्म हो चुकी है, इसीलिए कहा गया फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग। फॉग मतलब धुंधला, कुछ भी उसको नहीं दिख रहा। तो ये जो वर्ड है बेसिकली किसके लिए, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि भैया उम्मीद भी नहीं है कि इनकी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो और ये जो है एक बहुत दुख की चीज है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट, होप, उम्मीद खत्म हो जाती है। कह रहा व्हाट डज द पेपर सीमिंग बॉय मीन्स, यहाँ पे एक लाइन यूज किया गया था, पेपर सीमिंग बॉय। तो जो पेपर सीमिंग बॉय है वो किस लिए यूज किया गया है? क्या बच्चे के हाथ में पेपर है इसीलिए इसको यूज किया गया है, कि बच्चा है कि वो सब थिन एज शीट ऑफ पेपर, जितना पतला पेपर होता है शीट ऑफ पेपर उतना बच्चा पतला, इतना ज्यादा मतलब कुपोषण का शिकार है, उसे खाना नहीं मिल रहा, पेपर जितना पतला, या व्हाइट इन कलर लाइक अ शीट ऑफ पेपर, वो इतना फेयर गोरा है शीट ऑफ पेपर जैसे, या ऑल ऑफ दिस। नहीं, वो बच्चे जो है इतना थिन है, इतना दुबला पतला है, कुपोषण का शिकार है जैसे कि पतले शीट पेपर होती है। तो इसको कंपेयर किया गया यहाँ पे। कह रहा व्हाट डज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल पॉइंट आउट। आपने देखा कि सौर, SOUR, ये वर्ड यूज किया गया है। कह रहा है कि व्हाट डज द कलर, कलर जो है क्लासरूम का क्या पॉइंट आउट कर रहा है, कि क्लास बहुत खुश और अच्छे कंडीशन में है, बहुत बुरे कंडीशन में है स्लम के, फुल ऑफ जॉय, बहुत मस्ती है क्लासरूम में, या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम, ये जो क्लासरूम की जो पुअर कंडीशन है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है क्लास उस वर्ड के थ्रू। जो कलर है जैसे कि आपने देखा, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें जो कलर है SOUR, सौर क्रीम। देखो जो मिल्क होता है उसमें जो क्रीम फ्रेश होता है बहुत खूबसूरत लगता है, उसकी अच्छी सी स्मेल होती है, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है, बासी हो जाती है, तो उसकी जो स्मेल होती है बहुत गंदी हो जाती है, उसका जो कलर होता है पीला पड़ जाता है, ऑफ वाइट हो जाता है। तो उसी से उसको कंपेयर किया गया, यानी कि जब किसी चीज को बहुत बुरी कंडीशन में दिखाना हो तो उस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे हम उसको पढ़ेंगे। कह रहा व्हाट डज द पोएट कंपेयर द वॉल कलर ऑफ वॉल विथ, ये आगे ना क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि पोएट ने जो वॉल का कलर है उसे किससे कंपेयर किया है? क्या रॉटन मतलब सड़े हुए फ्रूट से, स्टेल चपाती बासी चपाती से, रॉटन वेजिटेबल सड़े हुए वेजिटेबल से, ये सौर क्रीम। तो आपने देखा ना, ये जो क्रीम है जो बिल्कुल ऑफ वाइट क्रीम हो जाती है, बदबू सी स्मेल से आती है, बहुत ही गंदी, किसी चीज की बहुत बुरी हालत के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ के जो क्लासरूम थी उसकी हालत, जो वॉल था वो बहुत ही बुरी हालत में थी, इसीलिए पोइट ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ आ सके कि कितनी बुरी क्लास की कंडीशन है, और उस क्लासरूम पढ़कर बच्चे, इससे अच्छा है कि वो बाहर जाके खेले उससे ज्यादा, बल्कि उनको एक एनवायरमेंट तो एटलीस्ट उनको ठीक मिलेगा। कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट पोएट्री इन द पोएम, कि जो पोएट है वो क्या पोर्ट्रेट कर रहा है इस पोएम के अंदर। क्या यंग माइंड्स, बच्चों के जो मतलब माइंड्स, तो उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे बहुत ही खुश हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, बच्चों के ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है। ये द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम, के जो यंग बच्चे हैं उनके दुख, और जो स्लम में रहने वाले बच्चों का जो दुख, उनके दर्द को पोएट्रेट करने की कोशिश कर रहा है पोएम। तो वही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कितने ज्यादा मतलब बेकार की जिंदगी जी रहे हैं, जिनका प्रेजेंट और जो फ्यूचर है दोनों ही मतलब कितना बुरा दिख रहा है, तो वो जो है पोएट्रेट करने की कोशिश पोएम कर रहा है। कह रहा है थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन द पोएट वांट टू एक्सप्रेस द प्रीवेलिंग इन द सोसाइटी। ये जो डिस्क्रिप्शन कर रहा है स्लम चिल्ड्रन के लिए, पोएट ये जो एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या दिखा रहा है, सोसाइटी में क्या इस चीज को इंडिकेट कर रहा है? क्या वो सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और जो ये जो असमानता है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, गरीबी को दिखाने की कोशिश कर रहा है, डिजीज बीमारी को दिखाने की कोशिश कर रहा है, या स्लम लोगों की कंडीशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये जो सोशल इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय और ये जो असमानता है, बेसिकली वो दिखाने की पोएट ने कोशिश करा है। और ये रियलिटी है, बहुत सारे लोग जो है ऐसी ही जिंदगी में जीते हैं, बच्चों की ऐसी ही कंडीशन होती है। आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा कि न्यूज चैनल जब कवर करने जाते हैं बिहार के गांव के अंदर, यूपी के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक ही क्लास में फर्स्ट से लेके 8th तक बच्चे बैठे हुए, जो पढ़ा रहा है टीचर है उसको भी इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती, वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो ऐसे टीचर से पढ़कर बच्चा क्या करेगा, आप समझ सकते हो। तो ऐसे बच्चे जो है मतलब जिनका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खराब दिखा रहा है, इसमें जो है सरकार की भी गलती है, कुछ अमीर पावरफुल लोगों की भी गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन गलती है। तो ये सब इनइक्वालिटी, इनजस्टिस सोसाइटी में जो फैला हुआ है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई फेक नहीं है, ये रियलिटी हमारे भारत के सही चीज को दिखाया गया है। कह रहे थे नाइट इज एंडलेस। नाइट मतलब क्या होता है, जब कहते हैं ना कि कितना ही अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, कभी ना कभी सवेरा तो होगा। ये रात क्या दिखाता है? रात मतलब तकलीफ, दुख, दुर्भाग्य, बुरी चीज है या ना? तो कह रहा है इनका जो नाइट है, ये जो उनका दुर्भाग्य है, ये जो उनकी प्रॉब्लम है वो एंडलेस है, मतलब एंडलेस कभी ना खत्म होने वाली। एज देर इज नो डैश फॉर देम, और उनके लिए क्या है, उनके पास कुछ भी नहीं है
क्या उनका फ्यूचर नहीं है, क्या उनके पास एजुकेशन नहीं है, क्या उनके पास वेल्थ नहीं है, क्या उनका सपोर्ट नहीं है। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ो, द नाइट इज एंडलेस एज देर इज नो डैश फॉर देम। जो नाइट है उनकी एंडलेस है, उनका कुछ भी नहीं है, उनका फ्यूचर देखें, दिस इज नो फ्यूचर फॉर देम, उनका कोई भविष्य नहीं है। तो क्योंकि जब हम कितने ही बुरे हालत में होते हैं, एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, कोई बात नहीं, ये बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आ जाएगा और हम फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए वो अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। कौन लेकर आएगा? ये बच्चे कुछ कर नहीं सकते, इनके पेरेंट्स इनके लिए कुछ कर नहीं सकते, सोसाइटी इनके लिए कुछ करेगी, इनके ऊपर मूवीज बनेगी, स्लम डॉग टू मिलियनेयर, उस मूवी से करोड़ों अरबों रुपए कमाया जाएगा, बट उन बच्चों के लिए कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा कि इन बच्चों को कोई फ्यूचर नहीं है और इनकी जिंदगी वो एंडलेस लाइट है, कि एक ऐसा ही मतलब रात है जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, कभी सवेरा नहीं होगा। वो इस तरह की चीजें के लिए यूज किया गया है। कह रहे द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। अभी आपने देखा जो स्टंटेड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि डेवलप को रोक दिया गया। जैसे इसमें बच्चे की हाइट देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है ये जो बॉडी होती है, फिजिक होती है, कुछ बहुत सारी चीजें इनहेरिटेंस, यानी कि अपने माँ बाप से बच्चों को विरासत में मिलता है। अमीर लोगों को अपने विरासत में माँ बाप से क्या मिलता है? नाम मिलता है, फेम मिलता है, लिंक्स मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है। हाँ या ना? मुकेश अंबानी का बेटा है तो भैया उसको बहुत कुछ विरासत में मिला, क्योंकि उस घर में पैदा हुआ है। ये रणबीर कपूर है, उसको कपूर खानदान पैदा हुआ, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उसको लिंक्स मिले, अपने पावर, अपने फैमिली का एक टाइटल मिला है। लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं उनको अपने माँ बाप से क्या मिलता है? इनहेरिटेड डिजीजेस, बहुत सारी जो बीमारी होती है, जैसे कि कुछ बौनापन, कुछ उनके जो ट्विस्टेड बोन होते हैं। तो ये सब क्या दिखाता है कि जो गरीब होता है उनके अपने पेरेंट्स से क्या मिलता है? सिर्फ इनहेरिटेड डिजीजेस, बीमारियां उनको अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती है। उनके जो भी मतलब बॉडी के अंदर जो भी डिफेक्ट्स होते हैं वो उनको अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो वही कह रहा है द स्टंटेड अनलकी हेयर है, मतलब तो उत्तराधिकार, उसका आने वाला जनरेशन है, ऑफ ट्विस्टेड बोन, मुड़ी हुई जो बोन है, मीन्स द बॉय इज शॉर्ट एंड बॉनी, की जो बच्चा है वो छोटा और बॉनी है, पुअर और अनलकी है, सैड दुखी है, अनवेल है, या हैज एन इनहेरिटेड डिजीज। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो इनहेरिटेड डिजीज के लिए है, कि क्या किस तरह से इनहेरिटेंटली अपने पेरेंट्स उनको ये क्या मिलती है? डिसएबिलिटी डिजीजेस उनको विरासत में मिल जाती है। किसको? गरीब बच्चों को। क्योंकि उनके फादर को ही प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों में आ जाती है, क्योंकि उनके फादर को भी अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी उनके पास न्यूट्रिशन नहीं होते, तो जिनके कारण उनके कोई सारे डिजीज हो जाते हैं और विरासत टू विरासत उनके बच्चों में ट्रांसफर होती रहती है। एक अच्छा हेल्दी बॉडी भी गॉड गिफ्टेड है, जो कि कब मिलेगा? जब आपके पेरेंट्स हेल्दी होंगे, जब आपके पेरेंट्स मतलब फुल एनर्जेटिक होंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को इम्यूनिटी से विरासत में मिलती है। तो कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम है, कि किस तरह की जिंदगी जो स्लम के बच्चे जी रहे हैं। फुल ऑफ लव, कि बहुत प्यार है उनको लाइफ में, फुल ऑफ केयर, बहुत मजे में की जिंदगी है, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, बिल्कुल ना उम्मीद और स्ट्रगल, केवल और केवल संघर्ष ही संघर्ष है। ये सारे ही लाइन है। तो इसका आंसर है कि होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। ये जो बच्चे हैं वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? होपलेस, कोई उम्मीद नहीं है, और इनकी जिंदगी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। कुछ तरह तो स्कूल जाएंगे, स्कूल में भी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, थोड़े से बड़े होंगे, माँ बाप उन्हें किसी न किसी छोटे मोटे काम पे लगा देंगे, उसके बाद वही काम करते रहेंगे, फिर उनकी शादी हो जाएगी, फिर उनके बच्चे होंगे, और ये लाइफ चलता ही रहेगा एंडलेसली, नाइट की तरह, वो खत्म ही नहीं होगा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ये तो इनकी लाइफ में पूरी जो स्ट्रगल है, यानी कि कोई उम्मीद ना होना और फुल ऑफ स्ट्रगल, जिंदगी भर इनका जब से पैदा हुए तब से ही संघर्ष करे और मरते दम तक संघर्ष करते ही रह जाएंगे। कह रहे थे टॉल गर्ल विथ हेड वेट डाउन मीन्स, आपने देखा एक लाइन है इसमें कि एक लंबी सी उसी क्लास में लड़के जिसने हेड डाउन किया हुआ है, तो कह रहा है कि हेड जो कह रहा है क्यों किया हुआ है, ये क्या दिखा रहा है? कि द गर्ल अशेम्ड ऑफ समथिंग, क्या वो लड़की किसी चीज से अशेम्ड है, मतलब द गर्ल द हैज अनटाइडी हेयर, उसके बाल जो बहुत गंदे हैं, वो इल एंड एग्जॉस्टेड है, वो शर्मीली है, इसीलिए उसने, तो शी इज इल एंड एग्जॉस्टेड, बीमार है और एग्जॉस्ट हो चुकी है, थक चुकी है, उसको पता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं होगा। जब लाइफ में मतलब बहुत बुरा होना, एग्जॉस्ट होना, थकी हुई है, तो इसी कारण उसका जो पूरा वेट है, मतलब जिम्मेवारियों का सब कुछ, ये इसी कारण से उसने अपना हेड को डाउन किया हुआ है। कह रहा वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इंप्लाइज अनहेल्दी चिल्ड्रन, जो अनहेल्दी चिल्ड्रन है इसमें से कौन सा जो फॉलोइंग फ्रेज है वो बताता है? इट इज वन अननोटेड, ये ना एक अननोटेड बच्चा एक लाइन में है, आईज लिव इन अ ड्रीम, कि उसके जो आंखें हैं वो सपनों से भरी हुई है, अ पेपर स्विमिंग बॉय, जो बच्चा है बिल्कुल पेपर जितना पतला है, फ्रॉम गस्टी वेव्स। ये जो है क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता रखा है,
तो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। सभी का मतलब मैंने बता दिया है। इसे बताना है वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज में से कौन सा जो फ्रेज है अनहेल्दी चिल्ड्रन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि और इसकी जो ऑप्शन है वो मैंने आपको समझा दिया था। फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं सेवंथ का कौन सा ऑप्शन सही बनता है, क्योंकि मैंने पूरी पोएम भी साथ साथ आपको समझा रही हूँ, आपने भी इसको पोएम को पढ़ा होगा। तो 17th का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। कह रहा है वाई आर चिल्ड्रन कंपेयर टू रूटलेस वीड्स। देखो वीड्स क्या होता है, वीड्स मतलब होता है जब हम कुछ भी पौधा उगाते हैं तो साइड में क्या होता है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। अनवांटेड, ध्यान रखना, जो हम चाहते नहीं, हमने तो मेन प्लांट्स को ग्रो किया था, हम उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हम उसको पानी दे रहे हैं, बट साथ में क्या होता है कुछ अनवांटेड जिसको हम चाहते नहीं है वो वीड्स भी साइड में ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्लम के बच्चे हैं वो भी सोसाइटी के लिए क्या है, वो अनवांटेड वीड्स है जिनको कोई सोसाइटी नहीं चाहती, सोसाइटी के लिए कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखते वो। तो कह रहा है कि वाई चिल्ड्रन कंपेयर टू द रूटलेस वीड्स, बच्चों के को वहां पे क्यों रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया, क्योंकि उनके कोई घर नहीं है। दे आर अनवांटेड लाइक वीड्स, वो अनवांटेड है, जैसे कि वीड्स उगाते वैसे ही समाज में बच्चे भी ऐसे ही है। दे आर थ्रोन इनटू स्कूल और ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर है दे आर अनवांटेड लाइक वीड्स। जिस तरह से वीड्स हिंदी में हम खरपतवार बोलते हैं, जिनको क्या होता है कि बहुत अच्छे जो मेन प्लांट्स होते हैं उनके साइड में ग्रो हो जाते हैं, जो उनसे न्यूट्रिशन या शेयर करते हैं, और वो अनवांटेड होते हैं, बाद में उठा के फेंक दिया जाता है उसको, ताकि वो दूसरे के न्यूट्रिशन ना ले। तो यहाँ पे जो स्लम के बच्चे हैं वो भी अनवांटेड वीड्स की तरह, जिनको सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोसाइटी भी उनको नहीं चाहती, और उन बच्चों उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो कह रहा है कि व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम द फॉग टू एंडलेस नाइट मीन। हमने एक लाइन पढ़ा है ना कि जो वर्ड है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, तो इसका मतलब क्या है कि ब्राइट लाइट आउटसाइड, ब्राइट फ्यूचर, होपलेसनेस, डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जिंदगी पैदा होने से लेकर मैं डेथ तक उनकी जिंदगी जो डार्क अंधेरे में, और असर्टेन, अनसर्टेन मतलब भैया उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है निश्चित। तो उसी लिए उसको याद क्या गया, एंडलेस मतलब होता है जिसका कभी भी खत्म ना हो, यानी कि जिंदगी से लेकर मौत तक जिंदगी भर इनका संघर्ष ये सब चलता ही रहता है। कह रहा है व्हाट डू द वर्ड्स देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग। ये जो बताया था ना उसका जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंटेड, इस वर्ड का क्या मतलब है, ये मैंने अभी बताया था आपको कि नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, उनके लाइफ में किसी तरह कोई इंप्रूवमेंट की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, मैंने बताया वो खुद कुछ कर नहीं सकते, पेरेंट्स उनके आगे जा नहीं सकते, सोसाइटी उनके लिए कुछ करे नहीं, क्योंकि सोसाइटी के लिए तो बच्चे क्या है अनवांटेड रूट्स है। तो वही है कि इनके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। कह रहा व्हाट इज द आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग एंड डोनेशंस इन द क्लासरूम। आपने देखा इस क्लासरूम के ऊपर मतलब एक वॉल पे पेंटिंग लगा हुआ है शेक्सपियर के, एक मैप लगा हुआ है, और कुछ जो है डोनेशंस जिन्होंने स्कूल के इस स्कूल के लिए किया था उन डोनेशंस वालों के नाम भी वहां पे लिस्टेड है। तो कह रहा है व्हाट इज द आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग एंड डोनेशन इन द क्लासरूम। कह रहा है सेटअप इन अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, ये दिखा रहा है बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट का सेटअप है। कंप्लीटली ऑपोजिट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, सेटअप हैप्पी एनवायरनमेंट, सेटअप ग्लूमी सेटअप। कह रहा है कंप्लीटली ऑपोजिट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ये जो वॉल पे जो हैंग किया गया, आपने देखा कि वहां पे मैप है, वहां पे सुंदर सुंदर जो भी शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है, ये जो वॉल दिखा रहा है, वॉल पे जो बहुत सारे सन है, शिप बने हुए हैं, पूरी दुनिया दिखा रहा है, फ्लावरी बेड है, ऑस्ट्रिया का जो एक बहुत सुंदर फ्लावर जगह है, ये सब क्या है बिल्कुल ऑपोजिट है जो बच्चे क्लासरूम बैठे हुए उनके सिचुएशन से। समझ में है, तो वही कह रहा है कि ये जो आयरनिकल, आयरनिकल मैंने बताया ना, एक तरह से व्यंग बोल सकते हैं कि दिखा कुछ और है, सिचुएशन कुछ और है। समझ आए, वॉल पे जो दिख रहा है वो सिचुएशन कुछ और है, और रियल में जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी नीड्स है, उनकी जो करंट स्टेटस है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो एक नौकरानी आपके घर में काम करे तो उसका नाम रानी हो, कितना आयरनिकल है उसके नाम से, है या ना। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो बच्चे का नाम था साहिब, साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दैट इज आयरनिकल। और उसमें बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, बेचारा बेयर फुट रहता है, तो दैट इज कॉल्ड आयरनिकल कि नाम कुछ और सिचुएशन कुछ और, दैट इज। तो वही यहाँ पे भी हालत थी। कह रहा है कि व्हाट डू द कैटाकॉम्बस सिग्निफाई। ये जो कैटाकॉम्बस सिग्निफाई क्या करता है, आपको ध्यान से देखना है ये होता क्या है बेसिकली। ये चीज यहाँ पे दिखाता है कि जैसे कि पहले के टाइम की बात है कि मरने के लिए कब्र के नीचे एक तरह से एक शेप होता था, उसमें दबा दिया जाता था, और जब वो यहाँ से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, वहीं पे परमानेंटली बने रहेंगे। तो यहाँ पे स्लम बच्चों के लिए भी वही चीज है कि परमानेंटली बच्चे यहीं पर रहेंगे, यहाँ से निकल के कहीं और नहीं जाएंगे। बात समझ में है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है जो भी पोइट है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ से बाहर निकल कर कभी भी जा ही नहीं सकते।
तो इसीलिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेलिवेंस ऑफ मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, कन्फाइनमेंट और टू द स्लम एंड मैप बीइंग इरिलीवेंट। ये क्या बता रखा है, जो उनका जो पोजीशन है वो कंफर्म्ड है, वो ये स्लम एरिया में रहेंगे और ये जो मैप है उनके लिए इरिलीवेंट है कि बहुत इस स्लम के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा उसमें इंडिपेंडेंसी है, फ्रीडम है, खूबसूरती है, मतलब कलर है, ब्राइट है। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, इरिलीवेंट है, कोई मतलब नहीं, यहाँ से वो हिलेंगे ही नहीं, यहाँ से तो वो जा ही नहीं सकते, उनके लिए पूरी दुनिया क्या है, केवल यही है और यहीं पे हमेशा वो बने रहेंगे। जो कन्फाइनमेंट है स्लम, ये यहाँ पे उसको सिग्निफाई किया गया है। सोचिए आपको पढ़ने में इतना बुरा लग रहा होगा, जो बच्चे रियल में ऐसी जिंदगी जीते हैं उन बच्चों के बारे में 1 मिनट के लिए सोचिए और आप लोग सोचिए आप कितने फॉर्चुनेट है कि आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का, अपनी जिंदगी को बदलने का। समझिए, इसीलिए इस पोएम को पढ़ने के बाद कम से कम पढ़ाई को फोकस कीजिए। समझिए कि अगर आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदल सकते हो। जहां पे भी आप हो कल से बहुत आगे आप लोग निकल सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चे तो ऐसे जिनको मौका ही नहीं मिलता अच्छी पढ़ाई करने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट आईज? क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना, पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट आईज, चूहे की छोटी छोटी आंखें होती है, हमेशा भूख के कारण इधर उधर खाने को ढूंढती रहती है। ये जो बच्चा है इतना दुबला पतला है, पेपर जितना पतला, और उसकी आंखों में क्या है, भूख है। समझ में आए, क्योंकि वो कुपोषण का शिकार है, उसको कभी 2 वक्त की ढंग की रोटी नहीं मिली है। तो क्या मीनिंग है इस बात का, क्या बच्चा गरीब है, वीक एंड माल न्यूट्रिशन है, पावरफुल है, लिटिल बॉय है? वीक एंड माल न्यूट्रिशन हमारे देश में आपको पता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की, जिस कारण कई तरह की डिजीज बच्चों में लग जाती है, उनको अच्छा हेल्दी खाना नहीं मिलता। कह रहा है व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज न फार फ्रॉम फ्रॉम रिवर्स? कह रहा है कौन सा जो है स्पीच इसमें यूज किया गया है, क्या एलिट्रेशन है, क्या सिमिली है, मेटाफर है, ऑल ऑफ दिस। तो मैंने अभी बताया कि जो अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो, जैसे फा, फ और फ्रॉम। देखिए ना, एफ एफ की जो रिपीटेशन है, जिसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना, क की आवृत्ति, याद है वो आपको मुहावरे के अंदर, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो इसका आंसर है एलिट्रेशन, जब एक ही वर्ड क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है। कह रहा है व्हाट डू द फेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट? जो स्लम एरिया के जो बच्चे, उनके फेस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है, देयर एस्पिरेशन, देयर एनर्जी, या सैडनेस एंड लक ऑफ, उनके जो दुखी, और दिखा रहे हैं उनके चेहरे पे कोई एनर्जी नहीं है, थके हुए बच्चे हैं। मतलब एक होता है ना बचपन का जो एज होता है, सबसे अपने पता है ना, लॉ स्प्रिंग पर पढ़ाया था जब मैंने बताया था कि बचपन का जो एज होता है वो सबसे ब्यूटीफुल एज होता है अपने लाइफ का, फेज का, कि उस टाइम पे बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, वो केयर फ्री लाइफ जीता है। लेकिन यहाँ के बच्चे में कोई एनर्जी नहीं है, बीमार है, सुस्त है। क्यों सुस्त है? क्योंकि उनको ढंग के 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। उनको पता है कि भैया मेरा, मेरी जो जिंदगी है, प्रेजेंट भी खराब है और फ्यूचर भी खराब है, जिस कारण उसके अंदर कोई एनर्जी, कोई नई चाह कुछ करने की, वो सब बिल्कुल भी उनके अंदर नहीं है। तो दुखी, और ये जो कह रहा है कि व्हाई आर द पिक्चर्स एंड मैप मीनिंगलेस, दिखा रहेगा ना, जो क्लासरूम के अंदर जो मैप और पिक्चर्स लगे हैं वो बच्चों के लिए क्यों मीनिंगलेस है, क्यों उसके बच्चों के लिए इस चीज का कोई मतलब नहीं है? क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि भैया ये भी एक दुनिया है और इसके बाहर भी बहुत कुछ लाइफ में है। तो वही कह रहा है, दे आर फेक एंड शो द फॉल्स थिंग। क्या वो मैप गलत चीज दिखा रहा है? मैप गलत नहीं दिखा रहा, बच्चों के लिए वो गलत है। बात समझ आए? रियल में वो चीज एग्जिस्ट तो करता है पर बच्चों के लिए नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि बच्चों ने कभी देखा ही नहीं। जो हमने नहीं देखा वो हम मान देंगे कैसे कि वो सच में है? यार दे आर ओल्ड एंड फेडेड अवे, जो मैप है बहुत पुराना और फेड हो चुका है, इसीलिए उस मैप और पिक्चर का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों के लिए। दे शो वास्टनेस विच इज ऑपोजिट टू द वर्ड एंड नीड टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्योंकि ये जो मैप दिखा रहा है और जो बच्चे वास्तव में बिल्कुल ऑपोजिट है, बच्चों के लिए इस चीज का कोई मतलब नहीं, उनकी जरूरतें, उनके इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर है दे शो, ये जो है। आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहा होगा वो रिपीट है, रिपीट नहीं है। आपको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, हर चीज एक अपने आप में अलग स्टोरी कह रहा है, अलग चीज कह रहा है। हालांकि बार बार वही गरीबी, वही स्लम, वही होपलेसनेस, वही चीज दिखा रहा है, बट अगर जब आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हर चीज में, हर लाइन में जो चीज है, जो पोएट है वो डिफरेंट मीनिंग कह रहा है, कुछ अलग चीज बताने की कोशिश कह रहा है। कह रहा है हु इज अनलकी हेयर एंड व्हाट हैज इनहेरिटेड? कौन वो अनलकी बच्चे हैं, उनको क्या विरासत में मिलता है? कह रहा फैट बॉय इनहेरिटेड ओबेसिटी फ्रॉम हिज मदर। क्या आपने इसमें पढ़ा कोई एक बहुत मोटा तगड़ा बच्चा है जिसको ओबेसिटी मतलब मोटापा अपनी माँ से मिला है? एक शॉर्ट छोटा पतला बच्चा है जो इनहेरिटेड शॉर्ट हाइट ऑफ द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से उसको छोटी हाइट मिली है। ये एक छोटा बच्चा है जिसकी ट्विस्टेड बोन है, इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। ये एग्जैक्ट आपने लाइट पर है कि अ स्टंडेड बॉय ट्विस्टेड बोन इनहेरिटेड।
तो ये जो है अनलकी हेयर, उनको कहा गया ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे वो है जिनको अपने माँ बाप से क्या मिलता है, जिनकी डेवलपमेंट रुक गई हो, बेसिकली हाइट छोटी रह गई हो। क्योंकि आपको पता है हाइट भी बेसिकली एक तरह से न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। अगर आप अच्छा फूड लेते हो तो आपकी हाइट भी थोड़ी अच्छी होती है। और कुछ चीजें क्या होती है, इनहेरिटेंस, जैसे कि आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी होती है तो बच्चों की ऑटोमेटिकली हाइट अच्छी होती है। बात समझ रहे हैं ना? मगर पेरेंट्स अगर हेल्दी है तो बच्चे के बोन्स भी क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो कुछ चीजें इनहेरिटेंस आपको अपने माँ बाप से मिलता है, लेकिन यहाँ पे गरीब बच्चों को अपने माँ बाप से क्या मिल रहा है, ट्विस्टेड बोन, मुड़े हुए खराब से बोन मिल रहे हैं, छोटी उनकी हाइट है। तो ये सब चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण गरीब बच्चे हैं उनको माँ बाप से ये सब चीजें उनको मिल रही है। कह रहे विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज, पेपर सीमिंग बॉय। पता नहीं पेपर की तुलना की गई, जितना पेपर पतला होता है उस बच्चे को उतनी पतली से कंपेयर किया गया है। तो ये क्या है, इसका आंसर होगा मेटाफर, क्योंकि इसको इसी चीज से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज द मीन स्टंडेड। स्टंडेड का मतलब होता है कि जो प्रॉपर डेवलप ना हो, यानी कि जितना डेवलप होना चाहिए, जब उसके डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है, ग्रोथ को रोक दिया जाता है, उसको इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस वर्ड का मतलब क्या, डेवलप्ड है? बिल्कुल नहीं। इम्प्रॉपरली डेवलप, यस, डेवलपिंग, डेवलप हो रहा है, डेवलप को रोक दिया गया है। तो इम्प्रॉपरली डेवलप, जब प्रॉपर डेवलप नहीं होता तो इसमें इसका कह रहा है विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है ये तो मैंने पहले ही पूछा था, अब क्या नई चीज है? अब बिल्कुल नई चीज है, अब ध्यान से देखिए। कह रहा है विच पोएटिक डिवाइसेस, कौन सा पोएटिक डिवाइस में यूज किया गया फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन तो पहले भी देख लिया था कि एफ एफ की रिपीटिशन है। रिपीटिशन भी एक पोएटिक डिवाइसेस होता है जिसमें सेम वर्ड रिपीट होते हैं, इसमें अल्फाबेट्स रिपीट नहीं। अभी हमने देखा था एलिट्रेशन में क्या होता है, अल्फाबेट्स, एफ एफ की रिपीटेशन हो सकती है, एस एस की रिपीटेशन हो सकती है, जी जी की रिपीटेशन होती है। लेकिन जब एक ही बार से 66, वो तो एस एस की रिपीटेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, फार फार, दो वर्ड एक बार रिपीट हुए, कभी कभी हिंदी में यूज करते थे ना, कभी कभी, इस तरह की बार बार इस तरह के यूज के लिए रिपीटेशन बोलते हैं। पर्सनिफिकेशन है ही नहीं क्योंकि इसमें किसी को पर्सन नहीं माना गया है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसमें क्या है, पोएटिक डिवाइसेस है। एलिट्रेशन भी है क्योंकि वर्ड्स की रिपीटिशन भी है, मतलब जो भी अल्फाबेट्स है, और वर्ड्स भी है, फार फार, तो दोनों ही पोएटिक डिवाइस के अंदर यूज किया गया। मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि एलिट्रेशन रिपीटिशन में क्या डिफरेंस है। एक बच्चे ने मुझे पूछा था कमेंट करके कि मैम क्या डिफरेंस होता है एलिट्रेशन रिपीटिशन में। एलिट्रेशन में सिर्फ एक वर्ड की रिपीटिशन होती है, वो एफ एफ हो सकता है, जी जी हो सकता है, एम एम हो सकता है। लेकिन रिपीटिशन क्या, तो वर्ड दो बार रिपीट होता है, बार बार, फार फार। समझ में आ गया? फिर है कि व्हाट ऑल इज देयर ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीजें वॉल्स पे थी। डोनेशंस, यहाँ पे डोनेशंस का मतलब है जो भी लोगों ने डोनेट किया था उनके नंबर्स, उनके नाम। ओपन हैंडेड मैप, मैप दिखाया गया था। शेक्सपियर की जो पोइट्री थी, ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें वॉल पे हैंग करी गई थी। ये जो वॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा आपने बार बार पूछा कि वॉल को किससे कंपेयर किया गया, वॉल पे क्या हैंग है, वॉल पे जो पिक्चर है वो क्यों मीनिंगलेस है। तो ये बार बार उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि क्लासरूम पे पूरी स्टोरी है, तो इसीलिए जो क्लासरूम का जो वॉल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में दिखाई गई। क्लासरूम के वॉल से ही वहाँ की स्टोरी समझ में आ रही है कि कैसी इस कंडीशन है, और जिस कारण जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ भी रहे हैं तो वो पढ़ाई उनके किसी काम की नहीं है। क्योंकि स्टोरी आपके यहाँ से चाहते हैं, बच्चा होता है क्लासरूम, ज्यादा बच्चे को जो गिलहरी वहाँ पे बाहर खेल रही होती है ट्री हाउस में, उस पे उसका ध्यान होता है, वहां पे उसको मजा आ रहा होता है कि वो सोचता है काश मैं भी वहां पर हूँ। एक फ्रीडम है, एक आजादी है, वहां पे एक सनलाइट है कम से कम, जहाँ पे बच्चा मतलब खेल सकता है। और यहाँ पे जहाँ पे बच्चा बैठा हुआ डिम लाइट है, बिल्कुल मतलब प्रॉपर रोशनी भी नहीं है, जो दीवारों का बुरा हाल है आपने देखा, ठीक है, उखड़े हुए से है वहां पे, मतलब वहां पे पढ़ने के बजाय बच्चा कुछ ना करके बाहर ही बैठे, उसको सन की लाइट तो मिल जाएगी, तो वो बुरा हाल है क्लासरूम का। कह रहा है व्हाट डज द वर्ड डोनेशन मीन। यहाँ पे वर्ड जो डोनेशन है उसका क्या मतलब है, जो मैंने अभी बताया कि नेम ऑफ द पीपल हु डोनेटेड मनी, उन लोगों के नाम जिन्होंने पैसा डोनेट किया था इस वॉल को, इस स्कूल को बनाने के लिए। डोनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना कितना डोनर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। मनी गिवन बाय पीपल फॉर द स्कूल, इस स्कूल को जो कि एक कमरे का स्कूल है, उस स्कूल को कितना कितना लोगों ने डोनेट किया था। ये ऑल ऑफ दिस, तो डोनर्स में सभी लोग यहाँ पे इसमें आते हैं जिन्होंने स्कूल बनाने के लिए, छोटा सा गंदा स्कूल बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया था। कह रहा है कि व्हाट इज द टायरोल्स वैली फेमस फॉर। आपने देखा था ना ऑस्ट्रिया में एक जगह है जहाँ पे ये जो वैली है वो किस चीज के लिए फेमस है, क्या वो रिवर्स के लिए फेमस है, क्या वो लेक्स के लिए फेमस है, क्या वो फ्लावर्स के लिए फेमस है, नन ऑफ दिस। तो ये किसके लिए फेमस है, फ्लावर्स के लिए। आपने देखा होगा आपके जो पोएम है उसमें वर्ड लिखा हुआ है। कह रहे व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द स्लम चिल्ड्रन। जो पोएट है स्लम बच्चों के लिए वो क्या चाहता है, क्या वो फ्रीडम चाहता है, क्या वो एजुकेशन चाहता है, क्या वो इक्वालिटी जस्टिस चाहता है, या सभी चीज चाहता है।
तो वो सभी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों को जैसे अमीर पावरफुल बच्चों को मिलता है, इन बच्चों को भी ये सारी चीज़ें एजुकेशन मिले, फ्रीडम मिले, सोशल जस्टिस मिले और इक्वालिटी मिले, क्योंकि ये बच्चों की कोई गलती नहीं कि वो गरीब घर में पैदा हुए, तो हमेशा इनको तिरस्कार, इनको इंसल्ट के का ये इनको मिलेगा, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। तो अगर कम से कम जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको कम से कम इनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ताकि बच्चे अपने लाइफ को, अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सके। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।